हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम क्या था अपना? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इससे पहले हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं जिसमें हमने आवेशों के बारे में पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, क्या क्या उसके गुणधर्म हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने आवेशन की विधियों के बारे में देखा था। ठीक है, तो जिसने पिछले लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं पहले वो उनको जाके देखें, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलाम का नियम। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम होता क्या है अपना? कूलाम का नियम, इसको व्युत्क्रम वर्ग नियम भी बोलते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्युत्क्रम वर्ग नियम कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या बताया था अपने नियम में? जहां भी 2 आवेशों के मध्य बल की बात आई, किसकी बात आई? कोई भी 2 आवेश हैं उसके मध्य अपने को क्या निकालना हो? वैद्युत बल निकालना हो, वहीं पे आपको कूलाम का नियम याद हो जाना चाहिए। वहीं पे क्या याद आना चाहिए? कूलाम का नियम। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी के कि जहां भी आपको 2 आवेशों के मध्य क्या निकालना हो? बल निकालना हो, वहीं पे कूलाम का नियम हमें माइंड में आ जाना चाहिए कि यहां पे कूलाम का नियम लगने वाला है। तो कूलाम का नियम होता क्या है? कूलाम ने अपने नियम में क्या बताया कि कोई भी 2 बिंदु आवेश हैं, मान लिया हमने Q1 Q2, दोनों के मध्य दूरी R, किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों ही आवेश हैं इसके गुणनफल के समानुपाती, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जो बल लगेगा वो Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती, इसके मध्य दूरी है उसके व्युत्क्रम के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना? दोनों बातों को हम मिला के लिख सकते हैं। आपका बल कितना होगा? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर हम समानुपाती जो ये साइन है इसको अगर हम बराबर में बदलें तो हमेशा एक क्या आता है? नियतांक। क्या कूलाम ने क्या लिया? K। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है ना? कूलाम ने क्या लिया? K। आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिखो, इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट कर लिया सभी ने? लिख लेना, अर्थात ये लिख लेना। ठीक है ना? क्लियर है? ये क्या लग रहा है? कूलाम का नियम। यहां पे अगर हम इसका सदिश रूप लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें इसका? सदिश रूप। सदिश रूप क्या होगा? क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो F E मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी वैद्युत बल के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आर कैप। आर कैप है इकाई सदिश। आर कैप क्या है? इकाई सदिश। यहां पर K क्या है? K है कूलाम नियतांक। K क्या है? एक नियतांक है, कूलाम कांस्टेंट। इसका मान क्या होता है K का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम किसकी बात करें? निर्वात की। ठीक है ना? अगर आपको निर्वात की वैद्युतशीलता लेनी है तो एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लें इसकी तो 9 × 10⁹ इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। मात्रक क्या होगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। मैं एक बार चेक कर लेता हूं ये आ रहा है कि नहीं। अच्छा, नहीं आ रहा वो, है ना? थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं।
अब आ रहा है। तो के की वैल्यू क्या है 1/4πε0, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नोट यानी कि निर्वात की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन नोट क्या है यहाँ पे, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12, 8.85 × 10⁻⁻12 है। और इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका जस्ट उल्टा। अब वैद्युशीलता क्या होती है, इतना नोट करें। यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि वैद्युशीलता या क्या हो गई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। कूलाम का नियम फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जहां भी दो आवेशों के मध्य बल की बात आए वहां पे क्या लगता है, कूलाम का नियम। आप कूलाम का नियम याद रखें, K Q1 Q2/r², जहां Q1 Q2 क्या है दोनों आवेश और R क्या है उनके मध्य दूरी, ठीक है ना। कूलाम का नियम क्या है, K Q1 Q2/r²। वैद्युशीलता एक कंसेप्ट आप याद रखें, बीच में आप लिख सकते हैं इस डेफिनेशन को, आपेक्षिक वैद्युशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, या हम इसको परावैद्युतांक भी बोल देते हैं। परावैद्युतांक इसको लिखते हैं किससे, एप्सिलॉन आर से। किससे लिखते हैं इसको, एप्सिलॉन आर से, यानी आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक। होता क्या है परावैद्युतांक, यानी अभी आपने दो आवेश लिए थे, उनके मध्य हम बल निकाल रहे थे। दोनों आवेश के मध्य, या हम बोल सकते हैं दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य, इन्हीं दोनों आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाला बल, इन दोनों का अनुपात। यानी रिपीट कर रहा हूं, एप्सिलॉन आर क्या होता है कि कोई भी दो आवेश हैं उनके मध्य निर्वात में कितना बल लग रहा है तथा उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य माध्यम में कितना बल लग रहा है, उन दोनों का हम अनुपात कर दें तो वो आ जाएगा एप्सिलॉन आर, यानी कि आपेक्षिक वैद्युशीलता। वैद्युशीलता होती है कोई भी पदार्थ है उसमें हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करें तो पदार्थ उसका कितना विरोध कर रहा है उसकी माप बताती है वैद्युशीलता। आई रिपीट कि कोई भी पदार्थ है उसमें हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करें तो वो पदार्थ उस वैद्युत क्षेत्र का कितना विरोध कर रहा है उसकी माप क्या कहलाती है, अपनी वैद्युशीलता, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर क्या हो गया यहां पे, कोई भी आपके पास मान लो दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, मध्य दूरी क्या है R, दोनों अगर निर्वात में है तो इनके मध्य कितना बल लगेगा, अभी निकाला था हमने K Q1 Q2/r², जहां पे K की वैल्यू क्या थी 1/4π एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट मतलब निर्वात में, ठीक है ना। अगर इन दोनों को ही किस में रख दिया जाए, किसी माध्यम में रख दिया जाए, इन दोनों को किस में रख दिया, किसी माध्यम में रख दिया, तो बल कितना लगेगा 1/4π एप्सिलॉन। यहां पे एप्सिलॉन नोट आएगा, एप्सिलॉन नोट होता है निर्वात की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन होती है माध्यम की वैद्युशीलता। क्लियर है इतनी बात, एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन नोट है निर्वात की वैद्युशीलता। बाकी Q1 Q2/r² सेम रहेगा। देखो Q1 Q2/r² से कैंसिल हो गया, 1/4π से 1/4π कैंसिल हो गया, यानी कि एप्सिलॉन ऊपर चला गया तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन आर क्या आ गया, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। यहां से एक डेफिनेशन और बन गई इसकी आपेक्षिक वैद्युशीलता की, कि माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक। क्लियर है, यानी कि माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपेक्षिक
वैद्युतशीलता। या आप ये बोल सकते हो किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ये नोट कर लिया यहाँ पे इस पॉइंट को। अब आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान होता कितना कितना है वो मैं बता देता हूं यहां पे। देखो, अगर हम बात करें आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक, परावैद्युतांक किसका कितना होता है, ठीक है ना, परावैद्युतांक। अगर हम बात करें निर्वात की, किसकी बात करें, निर्वात की, उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 1, निर्वात के लिए कितना होता है 1, और वायु के लिए 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है 1.0059। कितना होता है 1.0059। इसका मतलब हम इसको भी अप्रोक्सीमेट 1 ही मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखें निर्वात का कम होता है, वायु का थोड़ा सा ज्यादा होता है, बताए ना 1.0059, 2 जीरो लगे तो अप्रोक्सीमेट 1 ही है। और निर्वात वायु को आप याद रखें 1 होता है एप्सिलॉन आर का मान। अगर हम बात करें जल की, जल का होता है 81। कोई भी धातु है, धातु या हम बोल दें सुचालक, धातु या सुचालक, उसका होता है अनंत, ठीक है ना। कांच का होता है 3 से 6 के बीच में, सॉरी कांच का होता है 5 से 10 के बीच में। कांच का कितना होता है, ये 3 तो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। और लिख देता हूं मैं कांच का, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, 5 से 10 के बीच में होता है। अब्रक का 3 से 6 के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन ये 3 फिक्स है, निर्वात वायु का 1, जल का 81, धातु या सुचालक है उसका अनंत। क्लियर है ये कंसेप्ट। इसी को हम यूज करके थोड़ा सा कूलाम के नियम को और डीपली स्टडी करते हैं उसकी। इस कंसेप्ट को याद रखें, क्या होता है परावैद्युतांक, यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। यानी एप्सिलॉन आर क्या था अपना, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता। यहां से आप ये भी ले सकते हो, एप्सिलॉन आ जाएगा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। अब हम पढ़ रहे थे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या था अपना, कूलाम का नियम था किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल है जो क्या होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। सदिश राशि है इसलिए आर कैप। अगर ये ही बल हम किस में देखें, निर्वात में, किस में देखें, निर्वात में। निर्वात में कितना होगा बल का मान, उसको मैं एफ नोट देता हूं, नोट मतलब निर्वात। तो इसमें के का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर आर कैप। अगर मैं इसी बल का मान किस में देखूं, माध्यम में, किस में हम देखें, माध्यम में बल कितना होगा, यानी कि एफ एम, एम मतलब मीडियम, माध्यम में। तो यहां पे माध्यम की वैद्युतशीलता आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर आर। हम किसके मध्य देख रहे हैं, कोई भी दो आवेश हैं Q1 और Q2 जो आर दूरी पे रखे हुए हैं, जो कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, आर दूरी पे। इन दोनों के मध्य हम बल का मान देख रहे हैं, ठीक है। और बल का मान, इसका सदिश रूप हम जस्ट इसके बाद पढ़ने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर दोनों आवेश प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, दोनों आवेश अगर समान है तो बल लगेगा प्रतिकर्षण। दोनों आवेश क्या है, समान है तो प्रतिकर्षण बल। अगर विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो लगेगा ऐसे। बल का मान कैसे लगेगा, ये, ठीक है। बल हमेशा ये लाइन ज्वाइनिंग ही लगते हैं, बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग बल लगेंगे। यानी कि इसका मतलब है Q1 Q2 लेस देन 0, एक माइनस में होगा तो ऑटोमेटिक लेस देन 0, और ये है Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 के लिए प्रतिकर्षण। तो हम पढ़ रहे थे माध्यमी बल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप। देखो ये कंसेप्ट काम में लेते हैं। एप्सिलॉन की जगह मैं एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर लिख सकता हूं इसमें, यानी एफ एम क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। मैंने एप्सिलॉन की जगह क्या रख दिया, ये परावैद्युतांक की परिभाषा से Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप। देखो ये वाली टर्म आपको ऊपर दे रखी है कि नहीं, ये रहा, इसकी जगह मैं ये रख दूं तो इसको मैंने चेंज कर दिया, यानी कि अपने पास फॉर्मूला बन गया एफ एम बराबर, ये है अपना एफ नोट, निर्वात में कितना बल लग रहा था
उसमें हम एप्सिलॉन आर का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा अपना माध्यम में लगने वाला बल। ये फॉर्मूला भी वेरी इंपॉर्टेंट है छोटे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कि कोई भी दो आवेश है निर्वात में रखे हैं, उनको मान लो जल में रख दिया, उनको किस में रख दिया, जल में, तो कितना बल लगेगा, जल की जो परावैद्युतांक का मान था 81 उसका भाग दे दो, क्या आ जाएगा, बल का मान आ जाएगा। निर्वात में कितना लग रहा था, जल में रखते ही कितना लगेगा, क्लियर है। अगर मान लो दो आवेशों के मध्य कुछ भी बल लग रहा हो, अगर उनको हम कहाँ रख दें, उनके बीच में धातु रख दें, क्या रख दें, धातु। जैसे हम धातु रखेंगे, अगर माध्यम क्या ले लें हम, माध्यम धातु लेने पर, माध्यम धातु लेने पर, कौन सा माध्यम ले लें हम, धातु माध्यम ले लें, तो धातु माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत होता है, तो बल का मान क्या हो जाएगा, एफ नोट बटे अनंत यानी कि 0। धातु माध्यम होने पे बल का, धातु माध्यम होने पर बल का मान कितना हो जाएगा, 0। ये भी आप बात ध्यान रखें। कूलाम का नियम समझ गए ना, बिल्कुल क्लियर। न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाएंगे इसके लास्ट में, बने रहे आप तो लास्ट तक देखते रहे, एक एक कंसेप्ट आप लिखते रहे, समझने की कोशिश कीजिए। जो भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए हमें, क्लियर। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होगा, देखते हैं। मान लो ये कोई आवेश है Q1, यहां आवेश है Q2, आवेश Q1 Q2, दोनों ही O पॉइंट से इनके हम स्थिति सदिश मान लेते हैं। इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। स्थिति सदिश होते हैं किसी भी जो कण है उसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम लेते हैं स्थिति सदिश, ठीक है ना। किसी भी कण की, जैसे मान लो O बिंदु से अपना Q1 R दूरी पर, R1 दूरी पे रखा है, Q2 है वो R2 दूरी पे रखा है, इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर, इसका R2 वेक्टर। अब हम बात करते हैं इस पे लगने वाले बल की। दोनों ही आवेश प्लस है, दोनों ही आवेश क्या है, प्लस है, प्लस है, तो Q2 पर Q1 आवेश बल लगा रहा है इधर। रिपीट कर रहा हूं, Q2 पर Q1 आवेश किधर बल लगा रहा है, इधर। यानी हम बात करें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी Q2 आवेश पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल। रिपीट कर रहा हूं, Q2 आवेश पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल इधर। सेम Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल, Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल, उसकी दिशा है इधर। समझ गए, ये Q1 पे Q2 जो बल लगा रहा है इधर लगा रहा है, और Q2 पे Q1 जो बल लगा रहा है वो उधर लगा रहा है। क्लियर इतनी बात। अगर ये दोनों ही आवेश क्या होते, एक माइनस होता एक प्लस होता, अगर दोनों माइनस होते तो भी बल ऐसे ही लगते, ठीक है ना। दोनों क्या होते, माइनस, तो भी बल ऐसे ही लगने वाले थे। लेकिन अगर एक माइनस होता एक प्लस होता तो इन बल के मान ये इधर लगाने लग जाते, आकर्षण बल लगाने लग जाता। यहां पे क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण। यहां पे कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण। दोनों के मध्य दूरी सेम है, लेकिन मैं बात करूं Q1 से Q2 पे जब जा रहा है, Q1 से Q2 पे जब जा रहा है, उसको मैंने मान लिया R12, 1 से 2, क्या मान लिया, R12 नहीं, R21 मानेंगे इसको, R21 यानी 1 से 2, इसको उल्टा पढ़ा जाता है 1 से 2, 1 से 2 R12। अगर 2 से 1 पे आ रहा है, भाई विस्थापन होता है जो एक सदिश राशि है। अगर आप 1 से 2 पे जा रहे हो तो विस्थापन अलग होगा, 2 से 1 पे आ रहे हो तो विस्थापन उसका माइनस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहां पे हो जाएगा R, यानी 2 से 1 पे, किस पे आ रहा है, 2 से 1 पे, ये है 1 से 2 पे, 2 से 1, 1 से 2। इतनी बात क्लियर है। इसका हम इकाई सदिश मान लेते हैं R21 कैप। इसका इकाई सदिश हमने क्या मान लिया, R21 कैप, इसका मान लिया R12 कैप। चलो अब देखते हैं इसका सदिश रूप। सदिश रूप क्या है, सबसे पहले हम बल निकाल लेते हैं। Q2 आवेश पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल, Q2 आवेश पर Q1 के द्वारा
लगाया गया बल कितना होगा भाई? किस पर लगा रहा है? Q2 आवेश पर। जिस पे लगा रहा है उसको पहले लिखो, किसके द्वारा लगाया गया है? Q1 के द्वारा, उसको बाद में लिखो। F21 कितना होगा? K, भैया अभी हम निर्वात में ही मान लेते हैं इनको। K दोनों आवेशों का गुणनफल, आवेश क्या है? Q1 Q2 ही है। इनके मध्य जो दूरी है, दूरी क्या है भाई? हम R21 निकाल रहे हैं, यानी कौन लगा रहा है? 2 पर लगा रहा है 1। कौन लगा रहा है? 2 पर 1, यानी कि 1 से 2 जा रहे हैं अपन। 1 लगा रहा है ना किस पे? 2 पे। ये लगा रहा है उस पे बल, उधर। तो R21 वेक्टर का मोड, R21 जो वेक्टर है आपका, इसका मोड, इसका क्या आएगा? स्क्वायर। इसका क्या आ गया? स्क्वायर। और इसका आ जाएगा कैप, R21 वेक्टर का कैप। इतनी बात क्लियर है? इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब हम बात करें Q1 आवेश पर Q2 कितना बल लगा रहा है? Q1 आवेश पर, Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल, या Q2 के द्वारा लगाया गया बल, या Q2 के कारण बल, ये हो जाएगा किस पे लगा रहा है? Q1 पर। किस पर? Q1 पर। कौन लगा रहा है? Q2। जिस पर लगा रहा है, कौन लगा रहा है? ये K Q1 Q2 दोनों आवेशों का गुणनफल बटे, अब दूरी क्या लेंगे? किस पे लग रहा है भाई? 1 पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? 1 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। 2 से 1 पे, कहां से आ रहे हैं? 2 से 1 पे। इस बार ये लेंगे, दूरी क्या लेंगे? ये, यानी 1 2 R12 इसका मोड का स्क्वायर। फॉर्मूला ये है कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, लेकिन दूरी यहां पे इस बार ये थी पिछली बार, इस बार ये है, दोनों के परिमाण का स्क्वायर। ये हो जाएगा R12 का कैप, R12 का कैप। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर हम बात करें R12 कैप और R21 कैप, दोनों की ही दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। दोनों की दिशाएं क्या हैं? विपरीत। चूंकि R12 कैप जो है वो माइनस R21 कैप के बराबर है। दोनों दिशाएं क्या हैं? विपरीत। माइनस किसको बता रहा है? केवल विपरीत दिशा को बता रहा है। अगर हम यहां पे 12 की जगह -21 लिख दें, 12 की जगह क्या लिख दें? -21, इधर लिख देता हूं मैं यहां पे, तो क्या जाएगा? F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर, R12 कैप, R12 कैप की जगह मैंने क्या रख दिया? -R21 कैप, -R21 कैप। देखो ये तो बराबर है, परिमाण तो दोनों का बराबर, परिमाण आ गया, परिमाण हमेशा प्लस में आता है, तो दोनों का परिमाण तो क्या है? बराबर। चाहे 12 का परिमाण लो, देखो यहां से यहां तक की दूरी इसके लिए बराबर है, इसके लिए बराबर है, बस साइन इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस। क्लियर है? इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, लेकिन परिमाण दोनों का क्या है? बराबर है। तो यहां से इस माइनस साइन को मैं पहले ले लूं, यानी कि F12 माइनस के Q1 Q2 बटे, देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसकी जगह R21 वेक्टर का स्क्वायर लिख दूं, और ये R21 का कैप। ये क्या आ गया अपना? समीकरण नंबर 1 आ गई। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर, यानी जो दोनों ही आवेश एक दूसरे पे बल आरोपित करते हैं वो परिमाण में समान होता है, किंतु दिशा में क्या होता है? विपरीत होता है। दोनों का परिमाण अगर हम लें मोड, तो मोड क्या जाएगा? दोनों का पॉजिटिव, क्योंकि मोड में हमेशा प्लस आता है। तो परिमाण में समान किंतु दिशा में क्या होते हैं? विपरीत बल आरोपित करते हैं। ये क्या है? आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तृतीय नियम गति का। क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना? प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल जरूर लगता है, उस नियम का पालन कर रहे हैं। इसका सदिश रूप हम इसको, ये इतनी बात आप नोट करें, एक बार नोट कर लिया, फिर आपको इसके कंसेप्ट भी सिखाते हैं। ये हमने कैसे लिया था, अभी ये वाला हो गए। O से R2 पे था अपना Q2 और R1 पे था Q1। क्या था? Q1।
अगर 1 से 2 पे आप जा रहे हो, किस पे? 1 से 2 पे, 1 से 2 पे, किस पे जा रहे हैं हम? 1 से 2 पे। क्लियर है? कहाँ से जा रहे हैं? 1 से 2 पे। तो देखो R12, आपको मैंने योग नियम में बताया था R1 प्लस R21, R1 प्लस R21 बराबर क्या हो जाएगा? R2, बराबर क्या हो जाएगा? R2। सदिश नियम का योग नियम क्या कहता है? R1 ये प्लस ये इसके बराबर है। क्लियर? तो यहां से हमें R21 चाहिए। क्या चाहिए? R21 वेक्टर। तो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या हो जाएगा? R21 ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अगर हम बात करें इसका जस्ट अपोजिट, यानी ये Q2 था आपका R2 पे, ये Q1 है R1 पे। अगर हम ये निकालें, कौन सा? इधर वाला, यानी 2 से 1 पे, यानी कि 2 से 1 पे, 2 से 1 पे निकालें तो क्या होगा? यानी इधर लग रहा है और ये किधर लग रहा था? इधर जा रहा था। ठीक है, तो ये होगा R2 प्लस R12, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर बराबर R1। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो, आप थीटा सीरीज जो हिंदी मीडियम के लिए है उसमें सदिश और अदिश राशियों के जितने भी नियम है मैंने वहां पे बताए, आप वहां से जाके इसको और डीपली समझ सकते हो। R2 प्लस R12 बराबर R1। यहां से हम R12 निकालें तो हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर है इतनी बात? कि अगर हम इसकी फॉर्म में इसको लिखना चाहें R12 वेक्टर को, तो ये आ जाएगा माइनस साइन बाहर कॉमन आ गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं इसका इकाई सदिश लूं, किसका? इसका इकाई सदिश लूं R21 कैप का, इसका इकाई सदिश लूं R21 कैप और इसका इकाई सदिश R12 कैप, तो R21 कैप क्या होगा? इकाई सदिश होता है R21 वेक्टर बटे R21 का मोड। इकाई सदिश ये होता है, तो R21 और इसका मोड, यानी ये R21 की जगह लिख दो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटे, यहां पे हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड। क्लियर? इसका इकाई सदिश लें तो क्या होगा? देखो इसका इकाई सदिश R12 कैप, तो ये हो जाएगा इसका इकाई सदिश, होता तो वही है R12 वेक्टर बटे R12 वेक्टर का कैप। इकाई सदिश तो फिक्स है भाई, एकांक सदिश। R12 की जगह ये मान रखो तो ये आ जाएगा माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटे, इसका मोड करेंगे, मोड में हमेशा प्लस में आता है, हमें ये बात पता है कि मोड हम लेंगे तो हमेशा क्या आएगा? प्लस। भाई मोड में माइनस साइन किस में बदल जाता है? प्लस में। तो ये तो नीचे वाला तो सेम है, लेकिन ऊपर वाला क्या है? डिफरेंस है थोड़ा सा। अगर इसके सेम बनाना चाहूं मैं, इस माइनस को यहां पे ले आऊं, अगर मैं इसके जैसा ही इसको बनाना चाहूं तो इस माइनस को यहां पे ले आऊं, तो जो भी एक समीकरण ये बनेगा, एक समीकरण ये बनेगा, दोनों ही समीकरण की आप तुलना करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा R21 कैप बराबर माइनस R12 कैप। ठीक है ना? जब आप दोनों ही समीकरणों की क्या करेंगे? तुलना करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा। क्लियर है? ये कैसे निकाला है हमने दोनों का? वहां पे आपको मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया और आप डेरिवेशन में डायरेक्ट ही यूज करें, इतना आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आपको आना चाहिए कैसे हमने किया है इसको। तो अब हम बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की। किसकी बात करते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, इसको समझते हैं। तो मान लो आपके पास एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, दोनों एक दूसरे पे बल आरोपित कर रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी मैंने मान ली R12। ठीक है, तो ये इस पे इधर बल लगा रहा है, Q2 पे Q1 बल इधर लगा रहा है, जिसको हमने दिया था Q2 पे Q1 बल लगा रहा है, इस पे बल लगा रहा है इधर,
भाई Q1 पे Q2 बल लगा रहा है इधर। क्लियर है इतनी बात? एक आवेश में यहाँ पे और ले आया Q3। अब क्या होगा भाई, जो R2 से रखा है R23 डिस्टेंस पे और R1 से रखा है Q1 से R13 डिस्टेंस पे रखा है, दूरी पे रखा है। अब मैं तीसरा एक आवेश ले आया, तो क्या इस पे जो पहले ये बल लगा रहा था अब भी उतना ही बल लगाएगा या कुछ कम लगाएगा? ठीक है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है। रियल लाइफ में बात करें कि ये दोनों पहले जो भी बल आरोपित कर रहे थे, एक बंदा और आ गया, तो फिर इस पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं इसका? रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि दो दोस्त हैं, कोई भी दो दोस्त हैं, तीसरे दोस्त के आने पर जो पहले वाला दोस्त है उसके प्रेम में थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है। रियलिटी है, पड़ जाता है भाई। अगर नहीं पड़ रहा है तो वो समझ लो वो नॉर्मल बालक फिर है ही नहीं। ठीक है ना, पड़ जाता है, कॉमन सी बात है, पड़ जाता है कि अगर नया दोस्त बन जाता है तो पुराने वाले को हम थोड़ा सा भूलने लग जाते हैं। क्लियर सी बात है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है, पहले जितना बल लग रहा था ना अब भी ये उतना ही बल लगाएंगे, बस ये और बल लगाने लग जाएगा, ये इधर बल लगाने लग जाएगा। किस पे? 2 पे कौन लगा रहा है? 3। इस पे ये लगाने लग जाएगा, किस पे? 3 पे कौन लगा रहा है? 2। अब ये इस पे भी बल लगाने लग जाएगा, किस पे लग रहा है? 3 पे कौन लगा रहा है? 1। इस पे भी बल लगेगा, किस पे? 1 पे कौन लगा रहा है? 3। देखो सभी पे बल आरोपित होने लग गए। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किन्हीं दो आवेशों का मध्य किसी एक स्थिर आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है ना, उसके आसपास जितने भी अलग अलग आवेश रखे हुए हैं उन सभी के द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सदिश योग के बराबर होता है। इसको हम दूसरी फॉर्म में समझते हैं। इतनी बात समझ में आई आपके? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी स्थिर आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है कि कोई भी आवेश है Q0, इस पे ये Q1 बल लगा रहा है, मान लो F1, यहाँ पे एक Q2 आवेश रखा है, बल लगा रहा है F2, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आवेश रखे हैं, यहाँ पे रखा है Qn जो बल लगा रहा है Fn। तो कितना लगेगा इस पे परिणामी बल? F, ये हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस जितने भी आवेश हैं सभी Fn वेक्टर। यही है अपना अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर? यानी जितने भी आवेश हैं, कितना बल लगा रहे हैं एक आवेश के ऊपर, वो सभी हम निकालते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। इसी को दूसरे फॉर्म में ये भी बोलते हैं बहुल आवेशों के द्वारा बल। यानी बहुत सारे आवेश हैं, वो कितना बल आरोपित कर रहे हैं, इस डेरिवेशन को हम समझते हैं। मान लो ये एक आवेश है Q0, यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है Q1, यहाँ पे रखा है Q2, बहुत सारे आवेश रखे हैं, यहाँ पे हमने रख लिया Qn। इन दोनों के मध्य दूरी है R01, इन दोनों के मध्य दूरी है R02, इन दोनों के मध्य दूरी है R0n। Q0 पर Q1 बल लगा रहा है, किस पर? 0 पर 1 लगा रहा है, इधर 0 पर 2 लगा रहा है, 0 पर 2 लगा रहा है इधर, और 0 पर n लगा रहा है इधर। सभी के इकाई सदिश हम मान सकते हैं। इसका इकाई सदिश R01 कैप, इसका इकाई सदिश R02 कैप, इसका इकाई सदिश R0n कैप। भाई सभी की दिशाएं अलग अलग हैं, दिशाएं बताता है अपना इकाई सदिश, सभी की दिशाएं क्या है? अलग अलग है। अब Q0 पर मुझे परिणामी बल निकालना है, नेट फोर्स कितना होगा इसकी बात हम कर लेते हैं। इस पे परिणामी बल कितना होगा? देखो सभी, वैसे तो आपस में भी सभी एक दूसरे पे बल आरोपित कर रहे हैं,
लेकिन हम सब पे इतना ही बल आरोपित होगा जितना इस पे होगा, ठीक है ना। तो हम एक का निकाल लेंगे, सभी का आ जाएगा। सभी आपस में इतना ही बल इस पे भी लगेगा, इस पे भी, इस पे भी, एक दूसरे पे सभी बल आरोपित कर रहे हैं, परिमाण में समान है पर दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं उनकी, ठीक है। ये बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है कि Q0 आवेश पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल, यानी आप लिख लेना Q0 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा लगाया गया बल, किस पे, 0 पे 1 के द्वारा। के दोनों ही आवेश लिखो, Q0 और Q1, किसके मध्य लग रहा है बल, Q0 और Q1, दोनों के मध्य दूरी क्या है, R01 का स्क्वायर, R01 का स्क्वायर, इधर लग जाएगा R01 का कैप, इसकी दिशा है R01, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार Q0 पर Q2 आवेश के द्वारा लगाया गया बल, Q0 पर Q2 आवेश के द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा, F02 वो होगा कि Q0 Q2 बटे R02 का स्क्वायर, R02 का कैप, और N आवेश के कारण के Q0 Qn बटे R0n का स्क्वायर, R0n का कैप। तो Q0 आवेश पर नेट बल कितना होगा, अतः Q0 आवेश पर परिणामी बल, नेट फोर्स कितना होगा इस पे, उसकी हम बात करें, कितना होगा नेट फोर्स, F। इन सभी का क्या कर लें, सदिश योग, यानी कि F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस डॉट 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 F0n वेक्टर, जितने भी आवेश हैं सभी का क्या कर लो, सदिश योग कर लो। सभी का मान रखता हूं, यहां पे क्या आ जाएगा कि Q0 Q1 बटे R01 का स्क्वायर, R01 का कैप, प्लस के Q0 Q2 बटे R02 का स्क्वायर, R02 का कैप, प्लस डॉट 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 के Q0 Qn बटे R0n का स्क्वायर, R0n का कैप। क्लियर इतनी बात, नोट कर लिया होगा, ये डायग्राम नोट कर लिया आपने, डायग्राम हटा रहा हूं मैं। इधर देखो इसको, परिणामी बल कितना लगेगा, इसमें से K Q0 कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, K और Q0 कॉमन है, अंदर क्या बच गया, Q1 बटे R01 का स्क्वायर, R01 का कैप, इधर बच गया Q2 बटे R02 का स्क्वायर, R02 का कैप, प्लस डॉट डॉट डॉट, इधर बच गया Qn बटे R0n का स्क्वायर, R0n का कैप, ठीक है। इसमें से K Q0 सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया। इसका अगर हम, ये एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये भी सही है भाई, एक फॉर्मूला तो आपका ये आ गया, इसी को हम फॉर्मूले को चेंज करें, सिग्मा के रूप में बनाएं, तो K Q0 सिग्मा कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका, 1 से n, यानी I इक्वल टू ले लो 1 to n, लिमिट क्या लगा दी, I इक्वल टू 1 to n। अब कोई भी एक टर्म उठाओ, वहाँ पे 1 की जगह I लिख दो, QI बटे R0I का स्क्वायर, R0I का कैप। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपका वापस से यही फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है ना। यानी आप I की जगह एक बार 1 रखो, सिग्मा का मतलब है जोड़ते हुए चलो, सिग्मा का मतलब क्या है, सभी को जोड़ते हुए चलो, एक बार हमने 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा, n तक रखते चलो, जोड़ते चलो, यही फॉर्मूला बन गया। तो ये है आपका बहुल आवेशों के द्वारा बल का सूत्र, ठीक है, जिसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लो आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, इस पे तीनों ही कोनों पे इस पे क्यों आवेश रखे हुए हैं, आवेश समान है, इसकी दूरी हमने मान ली L।
यहाँ पे आवेश रखा हुआ है कैपिटल क्यू, यहाँ पे आवेश क्या रखा हुआ है कैपिटल क्यू। रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, समबाहु त्रिभुज के तीनों ही कोनों पे क्यू आवेश रखे हैं, भुजा एल है इसकी, यहाँ पे आवेश क्यू रखा है। तो क्यू आवेश पर हमें क्या निकालना है, परिणामी बल। इस पर हमें क्या निकालना है, परिणामी बल। अब इस पे देखो कौन कौन बल लगा रहा है, इस पे बल लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये बल लगा रहा है इधर, ये बल किधर लगा रहा है इधर, ये भी बल लगा रहा है, ये बल किधर लगा रहा है इधर, और ये भी बल लगा रहा है इधर। इतनी बात क्लियर है। तीनों ही बलों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इस पे परिणामी बल आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, देखो निकालते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है हमें, इस पे परिणामी बल निकालना है। इसको हमने मान लिया F1, इसको मान लिया F2, इसको मान लिया F3, तीनों ही बल हम निकाल लेंगे। अब बल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों दो आवेश चाहिए, भाई ठीक है, और दोनों आवेशों के मध्य दूरी भी चाहिए, यानी यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तीनों ही दूरियां हैं तो समान, लेकिन निकालनी तो पड़ेंगी ना। भाई ये L है, ये पूरी L, तो ये हो गई L/2, ये हो गई L/2। एक तो आप इसको सीधा सा तरीका है, किससे निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हम ये निकाल लें, क्या निकाल लें, ये वाली दूरी निकालें। तो ये वाली दूरी क्या होगी, L स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस L²/4, इसका अंडर रूट, ये वाली दूरी आ जाएगी। इसको मैं नाम देता हूं OA। क्या नाम दे दिया मैंने, OA। ये पाइथागोरस प्रमेय मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 LCM लिया तो 4L² माइनस L²/4, तो ये हो जाएगा 4 में से गए तो 3L²/4 का रूट, तो ये हो जाएगा √3L/2, √3L/2। ये पूरी दूरी कितनी आ गई, √3L/2। अब जो ये वाली होती है, ये ऊपर वाली होती है 2/3 और ये होती है 1/3। ये पूरी, इसके हम 3 हिस्से कर लें तो 2 हिस्से ऊपर हैं, 1 हिस्सा नीचे है, यानी ये चाहिए हमें, तो इसको 2/3 से क्या कर दो, गुणा कर दो। हमें क्या चाहिए, मान लो इस बार ये तो OA निकाली है हमने, यहाँ पे OQ चाहिए अपने को। OQ कितनी निकलेगी, √3L/2 है, उसको 2/3 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा L/√3। क्या आ गया, L/√3। ये दूरी आ गई, दूरी निकाल ली हमने, कितनी आई है, L/√3। यहां पे लिखी हुई है। अब हम निकालते हैं इन दोनों के मध्य बल कितना है, इन दोनों के मध्य क्या निकालते हैं, बल निकाल लेते हैं। ये हमने F1 दिया था, F1 कितना होगा, K Q1 Q2, पहला आवेश है Q, दूसरा है कैपिटल Q, बटा R², यानी दूरी का स्क्वायर, दूरी है L/√3, तो L/√3 का स्क्वायर हो जाएगा L²/3, स्क्वायर हो गया। सदिश वेक्टर इसका लेना चाहो R कैप, किसकी दिशा इधर हो जाएगी, R कैप मान लो इसका, या R1 कैप मान लो इधर, ये R2 कैप, ये R3 कैप। तो ये आ गया बल का मान, यानी कि F1 आ गया आपके पास, K 3 को ऊपर लेके जाओ, 3Q/L²। इसी प्रकार सेम इस पे बल कितना लगेगा, बल का मान सेम होगा, यानी 3KQQ/L², इस बार R2 कैप आ जाएगा। भाई दिशा अलग अलग है, एक की दिशा देखो इधर है, एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, दिशाएं अलग अलग है लेकिन परिमाण सभी का समान है। F3 भी इतना ही होगा। अगर हम बात करें F3 की, तो F3 भी कितना होगा, 3KQQ/L² R3 कैप। तीनों बल हमने निकाल लिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम निकालते हैं इन तीनों का परिणामी। अब निकालते हैं तीनों का परिणामी। मैं एक बार तीनों ही बलों का चित्र बना लेता हूं। यहाँ पे इधर F2 है अपना, इधर F1 है, इधर F3 है, F1 F2 F3। तीनों के मध्य कोण देखो, ये कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 90, ये 90, 90 90 180, ये 60 है तो ये कितना बच गया, 120। तो सभी कोण कितने आ जाएंगे, ये भी 120, ये भी 120, तो सभी एंगल कितने आ जाएंगे, 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। अब हम निकालते हैं इन दोनों का परिणामी सदिश जो होगा इधर। इन दोनों का क्या निकालें, परिणामी सदिश निकालते हैं। अब परिणामी सदिश इन दोनों का कैसे निकालें, परिणामी सदिश के लिए फॉर्मूला होता है
अंडर रूट यानी रिजल्टेंट, आपको निकालना है इनका परिणामी सदिश, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यानी कि f2 का स्क्वायर प्लस f3 का स्क्वायर प्लस 2f2 f3 कोस थीटा। थीटा दोनों के मध्य कोण, थीटा क्या है, दोनों के मध्य कोण। रखते हैं मान, f2 कितना है, ये रहा, तो 3k बाई एल स्क्वायर, एक तो इसका स्क्वायर करो, प्लस f3 कहाँ है, इसका स्क्वायर करो, 3k बाई एल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों f2 f3 k बाई एल स्क्वायर और 3k बाई एल स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। कोस थीटा, कोस थीटा का मान है कोस 120। अब कोस 120 यानी इसको हम लिख सकते हैं, इधर देख लो, कोस 120 को सोल्व करते हैं। कोस 120 हो सकता है अपना कोस 90 प्लस 30, लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में किस में बदल जाएगा, ये साइन में, साइन माइनस में हो जाएगा, साइन 30, तो माइनस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो माइनस 1/2, तो कोस 120 का मान कितना होता है, माइनस 1/2। कोस 120 का मान कितना होता है, माइनस 1/2। तो यहाँ पे हमने रखा माइनस 1/2 रखेंगे इसकी जगह, तो देखो रख दूं मैं यहाँ पे इसको हटा के, माइनस 1/2, तो 2 से 2 कट गया, ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया, तो इसका स्क्वायर होगा माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल अपने पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3k बाई एल स्क्वायर, ये आ गया। तो इनका परिणामी भी कितना आ गया, इतना ही आ गया, यानी ये जो बल है इनका परिणामी, ये भी 3q बाई एल स्क्वायर, इतना ही है। और इधर भी बल कितना है, 3k बाई एल स्क्वायर। दोनों की दिशा विपरीत है, परिमाण में समान है, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, व्यस्त कर देंगे, तो परिणामी बल कितना आएगा इस पे। अतः लास्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, अतः Q पर परिणामी बल कितना आएगा, 0। Q पर परिणामी बल कितना आएगा, 0। क्लियर है ये। एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, आप उसको सोल्व करें। ये समझ में आ गया होगा भाई। इसका जो बेसिक्स है वो थीटा सीरीज में जाके देख लें, ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं सदिश वाले वो क्लियर हो जाए एकदम। आपके लिए खुद के लिए एक न्यूमेरिकल है, मान लो समबाहु त्रिभुज ही आपका एल 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 दूरी है, यहाँ पे एक आवेश क्यू रखा है, यहाँ पे क्यू रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। आपको निकालना है तीनों ही आवेशों पे परिणामी बल किधर लगेगा। चलो मैं बता देता हूं आपको, एक बार आप हिंट देता हूं, इस पे ये किधर बल लगाएगा, इस साइड में, ठीक है ना, और इस पे ये भी बल लगाएगा इधर, लेकिन ये नेगेटिव है तो बल किधर लगेगा, इस दिशा में, ये भी नेगेटिव है तो बल लगेगा इस दिशा में। तो इन दोनों का परिणामी ये होगा, इन दोनों का परिणामी ये होगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव इस पे बल लगेगा इधर, नेगेटिव पॉजिटिव बल लगेगा इधर, इन दोनों का परिणामी इधर, ठीक है ना, इधर इधर इधर, तीनों ही आप निकालें और कमेंट में जरूर बताएं कितना आपका आंसर निकला है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। शायद वीडियो काफी लंबा हो गया है, आप इसको पूरा कंप्लीट देखने के बाद जो भी आपके डाउट है आप हमें कमेंट में बताइए और इस न्यूमेरिकल को भी सोल्व कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बने रहिए हमारे साथ।